कल्पना कीजिए, आप भारत के एक सुनहरे दौर की झलक देख रहे हैं, जब हमारी संस्कृति, परंपराएं और साहस दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। क्या आपने कभी सोचा है कि नागा जनजातियों की रंगीन परंपराएं, दार्जिलिंग की पहाड़ी ट्रेन की धुआं छोड़ती यात्रा या ध्यानचंद के जादुई हॉकी कौशल के पीछे क्या कहानियां छिपी हैं? ये कहानियां केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत हैं जो हमारे देश की आत्मा को परिभाषित करती हैं। आइए इन घटनाओं के सफर पर चलते हैं और जानें उस दौर की अद्भुत गाथाएं जिसने भारत को अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला देश बना दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यह फोटो है नागा जनजाति के लोगों की, जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित नागालैंड राज्य की जनजातीय संस्कृति और युवाओं के जीवन को दर्शाता है। नागा जनजातियां अपनी समृद्ध परंपराओं, रंगीन परिधानों और सांस्कृतिक उत्सवों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन जनजातियों के युवा पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए आधुनिकता को भी अपना रहे हैं। उनके पहनावे में रंग बिरंगे कपड़े, पारंपरिक गहने और विशिष्ट डिजाइन शामिल होते हैं, जो उनकी पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को दिखाते हैं। यह फोटो है 1930 की दार्जिलिंग हिल ट्रेन की। यह उस ऐतिहासिक समय की झलक प्रस्तुत करता है जब भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चलने वाली यह छोटी ट्रेन अंग्रेजी शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण परिवहन माध्यम थी। 1930 के दशक में यह ट्रेन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का हिस्सा थी और इसे टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता था। यह ट्रेन चाय के बागानों, घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए यात्रियों को आश्चर्यजनक प्राकृतिक दृश्यों का अनवयी अनुभव कराती थी। उस समय यह न केवल स्थानीय परिवहन का साधन थी, बल्कि अंग्रेजों और भारतीय उच्च वर्ग के लिए एक पर्यटन आकर्षण भी थी। इस तस्वीर में भारतीय ग्रामीणों द्वारा टीम के साथ अपनी कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह फोटो भारत के ग्रामीण जीवन की सांस्कृतिक धरोहर और उनकी सामूहिक शक्ति को दर्शाता है। भारतीय ग्रामीणों के ऐसे प्रदर्शन आमतौर पर मेलों, त्योहारों या विशेष आयोजनों के दौरान देखे जाते हैं, जहां वे पारंपरिक कला, खेल और शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करते थे। इस तरह के कारनामे जैसे मानव पिरामिड बनाना, रस्सी कूदना या सामूहिक नृत्य उनकी टीम भावना और संतुलन को दिखाते हैं। एक महिला पत्थर की दीवार पर पशु गोबर को दबाते हुए एक सामान्य ग्रामीण जीवन की छवि को दर्शाती है, जो भारत और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से देखी जाती है। पशु गोबर को सुखाने का यह तरीका प्राचीन समय से ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता रहा है। महिलाएं गोबर को दीवारों या जमीन पर थपककर आकार देती हैं और फिर उन्हें धूप में सुखाया जाता है। सूखा हुआ गोबर चूल्हों में जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत वाला ईंधन है। यह प्रक्रिया न केवल आर्थिक रूप से व्यवहारिक है, बल्कि जैविक खेती के लिए खाद बनाने में भी उपयोगी है। यह छवि ग्रामीण जीवन की मेहनत, संसाधनों का प्रभावी उपयोग और प्राकृतिक जीवन शैली का प्रतीक है। यह फोटो 20वीं शताब्दी के भारत के सांस्कृतिक और संगीत धरोहर को दिखाता है। यह छवि उस दौर की है जब जूनागढ़, जो गुजरात का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, अपनी समृद्ध संगीत परंपरा और लोक कला के लिए प्रसिद्ध था। 1935 में संगीतकारों का यह समूह पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे सारंगी, तबला, शहनाई और डफ का उपयोग करके लोकगीतों और धार्मिक संगीत की प्रस्तुति देता था। यह तस्वीर 1935 की है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण और साहसिक क्षण को दर्शाता है। 1930 का दशक भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समय था। इस तस्वीर में एक युवा राष्ट्रवादी साहसपूर्वक विदेशी गाड़ी पर बहिष्कार का साइन लगाते हुए दिखाई दे रहा है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीयों के विद्रोह और आत्मनिर्भरता की भावना का प्रतीक है। यह घटना महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा थी, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय वस्त्रों व उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया गया। यह कार्य न केवल औपनिवेशिक आर्थिक नीति का विरोध था, बल्कि युवाओं की देशभक्ति और आजादी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। यह तस्वीर 1930 की है, जो भारतीय समुद्री किला इतिहास के एक रोचक पहलू को दर्शाती है। लश्कर, जो पारंपरिक रूप से भारतीय और एशियाई नाविक होते थे, ब्रिटिश साम्राज्य के समुद्री जहाजों का अभिन्न हिस्सा थे। वायसराय ऑफ इंडिया,
एक प्रसिद्ध ब्रिटिश स्टीमर जहाज था जो औपनिवेशिक काल के दौरान यात्रियों और माल को ले जाने के लिए उपयोग होता था। इस फोटो में 3 लश्कर जहाज की टेंडर के पहिए के पास खड़े दिखते हैं, जो उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। ये लश्कर जहाज चलाने, माल ढोने और समुद्री मार्गों पर नेविगेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यह तस्वीर न केवल उस समय के समुद्री जीवन को दर्शाती है, बल्कि औपनिवेशिक भारत में भारतीयों के श्रम और कौशल का भी प्रतीक है। यह छवि उस समय की है जब भारत के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में बंदरों को पवित्र माना जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। हिंदू धर्म में बंदर भगवान हनुमान का प्रतीक माने जाते हैं, जिन्हें शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। मुंबई के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में ये बंदर प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से घूमते थे और स्थानीय लोग उन्हें आदर और प्रेम से देखते थे। 1939 की यह छवि न केवल भारत की आध्यात्मिक धरोहर को दिखाती है, बल्कि यह भी प्रदर्शित करती है कि उस समय मानव और वन्य जीवों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध था। यह भारतीय जीवन शैली और धार्मिक आस्थाओं का एक अनूठा उदाहरण है। 1939 में आगरा जैसे ऐतिहासिक शहर में ताजमहल के आसपास सांप के सपेरे अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होती थी। ये सपेरे बीन बजाकर सांपों को अपनी टोकरी से बाहर निकालते और उनकी हरकतों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते। यह कला न केवल उनकी आजीविका का साधन थी, बल्कि भारतीय लोक परंपराओं और रहस्यमय जीवन शैली का भी प्रतीक थी। ताजमहल की भव्यता के पास यह दृश्य भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और मनोरंजन के पारंपरिक स्वरूप को दिखाता है। हालांकि यह पेशा आज कम होता जा रहा है, लेकिन उस समय यह भारत की जीवंत संस्कृति का अभिन्न हिस्सा था। यह फोटो है 1939 की, जो उस समय की भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं और लोक कला का एक दिलचस्प दृश्य प्रस्तुत करता है। 1939 में गेटवे ऑफ इंडिया, जो मुंबई का एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल था, पर सपेरे अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। ये सपेरे बीन बजाकर सांपों को नियंत्रित करते और उनकी हरकतों को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते थे, जो आमतौर पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का कारण होते थे। यह फोटो है 1939 की भारत के राजमहलों और शाही परिवारों में हाथियों का विशेष महत्व था और उन्हें अक्सर शाही जुलूसों, धार्मिक आयोजनों और उत्सवों में देखा जाता था। यह हाथी न केवल एक महत्वपूर्ण प्राचीन पशु था, बल्कि शाही जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी था, जो शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता था। उसका रखवाला, जो आमतौर पर हाथी की देखभाल और नियंत्रण का जिम्मा उठाता था, शाही परिवार के सदस्य की तरह आदर और सम्मान प्राप्त करता था। यह फोटो है 1931 की, जिसमें श्रीमती कस्तूरबा गांधी, जो कि महात्मा गांधी की पत्नी थीं, जो दाएं से तीसरे स्थान पर अमेरिकी महिलाओं के साथ एक राजनीतिक बैठक के दौरान बैठी हैं। 1931 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कस्तूरबा गांधी की सक्रिय भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को दर्शाता है। इस समय कस्तूरबा गांधी न केवल महात्मा गांधी की पत्नी के रूप में, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की एक अहम कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय थीं। इस तस्वीर में वह अमेरिकी महिलाओं के साथ एक राजनीतिक बैठक में शामिल हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अपनी सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करने आई थीं। यह फोटो भारतीय हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद की गौरवपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने अपनी जबरदस्त प्रदर्शन से दुनिया को चौंका दिया था और ध्यानचंद इस सफलता के मुख्य कारण थे। वह भारत के लिए फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में खेल रहे थे, जो भारतीय हॉकी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था। ध्यानचंद का खेल कौशल, गेंद पर नियंत्रण और विपक्षी टीमों के खिलाफ उनकी असाधारण रणनीतियां उन्हें अद्वितीय खिलाड़ी बनाती थीं। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने इस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। यह छवि भारतीय हॉकी की गौरवमयी विरासत और ध्यानचंद के अद्वितीय योगदान का प्रतीक है, जिन्होंने भारतीय खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। यह फोटो 1990 के दशक का वर्णन करता है, जिसमें वाराणसी, उस समय बनारस में उपयोग होने वाली पारंपरिक भारतीय घोड़ा गाड़ी, जिसे इक्का कहा जाता है, को दर्शाया गया है। इक्का एक साधारण, हल्की और एक पहिए वाली गाड़ी होती थी, जिसे आमतौर पर एक ही घोड़ा खींचता था। इसे उस समय परिवहन के मुख्य साधनों में गिना जाता था, जिसका उपयोग आम जनता और कभी-कभी धनी लोग भी छोटे-छोटे सफर के लिए करते थे। बनारस,
जो अपनी प्राचीनता, आध्यात्मिकता और घनी गलियों के लिए प्रसिद्ध है, में उस समय एक्का न केवल यात्रा का एक साधन था, बल्कि शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा भी था। इस तस्वीर में उस दौर की जीवन शैली, वेशभूषा और परिवहन के साधनों की झलक मिलती है, जो भारतीय इतिहास और परंपरा को जीवंत करती है। इस फोटो में एक भारतीय महिला को पारंपरिक तरीके से गाय का दूध दूहते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य भारत के ग्रामीण जीवन की सरलता और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। महिला पारंपरिक वेशभूषा साड़ी में है, जो भारतीय संस्कृति और ग्रामीण समाज की पहचान है। दूध दूहने के लिए वह पीतल का लोटा उपयोग कर रही है, जो उस समय के ग्रामीण घरों में आम था। यह फोटो न केवल भारतीय ग्रामीण जीवन की झलक प्रदान करता है, बल्कि उस समय की महिलाओं की मेहनत और उनके दैनिक कार्यों को भी दिखाता है। गाय, जिसे भारत में पवित्र माना जाता है, इस दृश्य में केवल पशुधन का हिस्सा नहीं, बल्कि परिवार का अभिन्न अंग प्रतीत होती है। यह चित्र भारतीय संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भर ग्रामीण जीवन का एक सुंदर प्रतीक है। यह फोटो 1880 के दशक में पुराने हैदराबाद में आयोजित एक भव्य जुलूस को दिखाता है, जिसमें निजाम, जो हैदराबाद रियासत के शासक थे, अपनी शान शौकत और राजसी वैभव का प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। इस जुलूस में राजसी हाथी, घोड़े और सजी हुई बग्घियां शामिल होती थीं, जिन पर निजाम और उनके दरबार के सदस्य बैठे होते थे। आसपास की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर इस भव्य दृश्य को देखने आते थे, जो उस समय की हैदराबादी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक था। जुलूस के दौरान नगाड़ों, शहनाई और पारंपरिक संगीत की गूंज वातावरण को और अधिक जीवंत बना देती थी। ये फोटो 1880 के आसपास बड़ौदा, गुजरात में आयोजित एक विशेष आयोजन को दिखाता है, जिसमें दर्शक एक अखाड़े या खुले स्थान में हाथियों से जुड़े कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस आयोजन में हाथियों का प्रदर्शन, लड़ाई या अन्य कौशल दिखाने की परंपरा हो सकती थी, जो उस समय शाही दरबार और सामंती समाज के मनोरंजन का एक प्रमुख हिस्सा था। दर्शक, जिनमें आम जनता से लेकर राजा महाराजाओं और उनके दरबार के सदस्य शामिल हो सकते थे, ऐसे आयोजनों में हाथियों को उनकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और अनुशासन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। बड़ौदा, जो उस समय एक समृद्ध रियासत थी, इन भव्य आयोजनों के लिए जाना जाता था। इस फोटो में गायकवाड़ राजवंश के शाही हाथी को दिखाया गया है। गायकवाड़ वडोदरा के शासक थे और उनका राज्य हाथी उनकी शक्ति, वैभव और शाही परंपरा का प्रतीक था। यह हाथी न केवल शाही आयोजनों और जुलूसों का मुख्य आकर्षण होता था, बल्कि इसे विशेष रूप से अलंकृत किया जाता था, जिसमें सुंदर गहनों, रेशमी वस्त्रों और पारंपरिक आभूषणों से सजावट की जाती थी। हाथी पर एक भव्य हौदा, राजसिंहासन लगाया जाता था, जिस पर शासक या शाही परिवार के सदस्य बैठते थे। इस फोटो में उस समय की शाही गरिमा और भारतीय राजवंशों की परंपराओं की झलक मिलती है। यह फोटो भारतीय इतिहास में हाथियों के महत्व और गायकवाड़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह फोटो एक पारंपरिक भारतीय सपेरे के दृश्य को दिखाता है, जिसमें वह सांपों का खेल दिखाने के लिए विशेष वेशभूषा पहने हुए है और बीन बजाकर कोबरा को आकर्षित कर रहा है। सपेरे भारतीय लोक संस्कृति का हिस्सा हैं और उनकी यह कला प्राचीन समय से मनोरंजन और आजीविका का एक माध्यम रही है। बीन, जो एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र है, की धुन से कोबरा को ऐसे झूमते हुए दिखाया जाता है मानो वह संगीत पर नृत्य कर रहा हो। इस दृश्य में सपेरे का कौशल और कोबरा के प्रति उसका आत्मविश्वास दर्शकों को चकित करता है। यह फोटो भारत की ग्रामीण परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करती है, जो न केवल सांपों के प्रति भारतीयों के पारंपरिक संबंध को दर्शाती है, बल्कि इसे एक अनोखी कला के रूप में भी स्थापित करती है। यह फोटो 1880 दशक में श्रीलंका के कैंडी क्षेत्र में उपयोग होने वाली पारंपरिक बैलगाड़ी को दिखाता है। बैलगाड़ी उस समय परिवहन का एक प्रमुख साधन थी, जिसका उपयोग सामान और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता था। इस गाड़ी को मजबूत बैलों द्वारा खींचा जाता था, जो ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयुक्त थे। बैलगाड़ी की संरचना सरल और कार्यात्मक होती थी, जिसमें लकड़ी के पहिए और बांस या लकड़ी से बना ढांचा शामिल होता था। कैंडी, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, में इस प्रकार की गाड़ियां उस समय की स्थानीय जीवन शैली और परिवहन व्यवस्था का प्रतीक थीं। यह फोटो 1880 के दशक में भारत में बैलों के उपयोग को दिखाता है।
जो ग्रामीण जीवन और कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस फोटो में संभवतः एक बैल को तालाब, नदी या खेत के पास दिखाया गया है, जहां वह अपने मालिक के साथ खड़ा है। बैल का उपयोग न केवल खेतों की जुताई के लिए बल्कि गाड़ी खींचने और भारी सामान ढोने के लिए भी किया जाता था। यह तस्वीर उस समय के ग्रामीण भारत के आत्मनिर्भर जीवन, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और पशुपालन की परंपरा की झलक देती है, जो भारतीय संस्कृति और कृषि व्यवस्था में बैलों की अहमियत को दर्शाती है। यह फोटो एक भव्य और राजसी दृश्य का वर्णन करता है, जिसमें 4 हाथी मिलकर एक बड़ी गाड़ी या रथ को खींच रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य आमतौर पर शाही दरबारों, राजाओं के जुलूसों या विशेष आयोजनों में देखने को मिलता था, जहां हाथियों को शक्ति, समृद्धि और वैभव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। गाड़ी या रथ को सुंदर ढंग से सजाया गया होता था, जिसमें शाही परिवार के सदस्य, राजा या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बैठे होते थे। हाथियों को भी अलंकरणों से सुसज्जित किया जाता था, जिनमें सुनहरे गहने, रंगीन वस्त्र और झूमर जैसी सजावट शामिल होती थी। यह दृश्य न केवल शाही परंपरा और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि हाथियों के प्रति उस समय के समाज के सम्मान और उनके अद्वितीय महत्व को भी दिखाता है। यह फोटो एक ऐतिहासिक दृश्य का वर्णन करता है, जिसमें शिकार के उद्देश्य से गाड़ी पर सवार एक चीता दिखाया गया है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शाही परिवार और अमीर जमींदारों के बीच चीता पालकर शिकार करने की प्रथा आम थी। चीते को विशेष रूप से शिकार के लिए प्रशिक्षित किया जाता था और इसे गाड़ी या पालकी में बैठाकर शिकार के स्थान तक ले जाया जाता था। यह गाड़ी साधारण या भव्य हो सकती थी, जो उस समय के व्यक्ति की स्थिति और समृद्धि को दर्शाती थी। चीते की तेज गति और शिकार पकड़ने की क्षमता के कारण इसे हिरण और अन्य छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह दृश्य उस युग के शाही जीवन, मनोरंजन और प्रकृति के साथ उनके संबंधों की झलक प्रदान करता है। यह फोटो एक शाही हाथी का वर्णन करता है, जिसे चांदी से अलंकृत किया गया है। भारत में राज्य हाथी का अत्यधिक सम्मान किया जाता था और इसे शाही दरबारों और जुलूसों में प्रमुख स्थान पर रखा जाता था। इस हाथी पर चांदी के आभूषण और सजावट की जाती थी, जिसमें चांदी की धातु से बने सुंदर गहने, सजे हुए हौदे, हाथी की पीठ पर बैठने का स्थान और अन्य अलंकरण शामिल होते थे। चांदी की यह सजावट न केवल हाथी की शाही स्थिति और शक्ति को प्रकट करती थी, बल्कि यह उस समय के शाही वैभव और ऐश्वर्य को भी दर्शाती है। यह हाथी उस समय के भारत के शाही और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करता है, जहां पशु, विशेष रूप से हाथी, शाही प्रतीक और राज्य के गौरव का हिस्सा होते थे। यह फोटो बड़ौदा के शाही दरबार से संबंधित एक दृश्य को दिखाता है, जिसमें पवित्र बैल राज्य गाड़ी के सामने खड़े हुए हैं। भारत के शाही और धार्मिक परंपराओं में बैल को विशेष सम्मान दिया जाता था और बड़ौदा जैसे शाही राज्यों में यह परंपरा अधिक महत्व रखती थी। पवित्र बैल आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों, जुलूसों या शाही आयोजनों में शामिल होते थे और इन्हें विशेष रूप से सजाया संवरा जाता था। बैल के गाड़ी खींचने की भूमिका को भी देखा जा सकता था, जहां यह बैल न केवल शाही परिवहन का हिस्सा होते थे, बल्कि उनके द्वारा खींची गई गाड़ी को भी शाही वैभव का प्रतीक माना जाता था। इस दृश्य में बैल का सम्मान, उनकी पवित्रता और शाही गौरव का मिला-जुला रूप दिखाई देता है, जो बड़ौदा की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को दिखाता है। इस फोटो में एक धोबी और उसका गधा दिखाया गया है। धोबी भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण पेशा है, जो कपड़ों की धुलाई और सफाई का कार्य करता है। 1910 के दशक में धोबी अपने सामान और कपड़े गधे पर लादकर गांवों और कस्बों के बीच यात्रा करते थे, क्योंकि गधा एक विश्वसनीय और मजबूत जानवर था, जो भारी बोझ उठाने में सक्षम था। इस फोटो में गधा धोबी के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा था और यह उस समय के ग्रामीण भारत की जीवन शैली और कार्य संस्कृति को दर्शाता है। यह दृश्य भारतीय ग्रामीण परंपराओं, पशुपालन और श्रमिक वर्ग के महत्व को उजागर करता है, जो उस युग के सामान्य जीवन को बयां करता है। यह फोटो 1910 के दशक के एक पुराने वाहन को दिखाता है, जिसमें एक्का नामक पारंपरिक भारतीय परिवहन साधन को दिखाया गया है, जिसे आमतौर पर बैल या घोड़े द्वारा खींचा जाता था और यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों और सामान के परिवहन के लिए इस्तेमाल होती थी। उस समय एक्का विशेष रूप से सस्ती और प्रभावी परिवहन विधि थी, जो मुख्य रूप से गांवों और कस्बों में पाई जाती थी।
यह फोटो उस युग की जीवन शैली को दर्शाता है जहां लोग इस पारंपरिक परिवहन साधन का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों के लिए करते थे। यह फोटो 1901 में भारतीय सेना के हाथियों को दिखाता है जो उस समय के शाही और सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। भारतीय सैन्य हाथी विशेष रूप से अपने विशाल आकार, शक्ति और सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध थे। ये हाथी न केवल युद्ध के मैदान में शाही प्रतीक और आक्रमणों में उपयोग होते थे, बल्कि उनका इस्तेमाल सामान ढोने, तोपों को खींचने और सेनापतियों के लिए रॉयल परिवहन के रूप में भी किया जाता था। इन हाथियों को विशेष रूप से सजाया जाता था और उन पर भारी आर्मर और सजावट होती थी। सैन्य हाथियों का उपयोग भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण युद्धों और अभियानों में किया गया था और यह फोटो उस समय की भारतीय सेना के गौरव, शक्ति और हाथियों के महत्व को दर्शाती है। 1901 का यह दृश्य भारतीय सैन्य परंपरा का प्रतीक है, जहां हाथियों का अद्वितीय स्थान था। एक भारतीय पुरुष को दर्शाता है जो एक कुत्ते को पकड़े हुए है जिसके गले में पट्टा बंधा हुआ है। 1890 दशक में कुत्तों को पालने की परंपरा धीरे धीरे भारतीय समाज में विकसित हो रही थी और उन्हें पालतू जानवर के रूप में देखा जाने लगा था। इस चित्र में कुत्ते को न केवल एक साथी के रूप में बल्कि एक प्रतीक के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, जो व्यक्ति की संपत्ति और स्थिति को भी दर्शाता है। गले में पट्टा पहनाए गए कुत्ते को पालने का चलन आमतौर पर उच्च वर्ग और शाही परिवारों में अधिक था, जो कुत्तों को सुरक्षा, साथी या शोपीस के रूप में रखते थे। ये तस्वीर 1860 के दशक के आसपास की है, जब फोटोग्राफी का शुरुआती दौर था और लोग स्टूडियो में जाकर अपनी तस्वीरें खिंचवाते थे। भिश्ती उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में पानी पहुंचाने वाले पारंपरिक जलवाहक होते थे, जो चमड़े की मशक, जो पानी रखने की थैली होती थी, के माध्यम से लोगों को पानी उपलब्ध कराते थे। ये तस्वीर ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत के दौरान खींची गई थी, जब यूरोपीय फोटोग्राफर भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और उनके पारंपरिक पेशों को तस्वीरों के रूप में रिकॉर्ड कर रहे थे। ये तस्वीर एक सड़क को दिखाती है जो 1870 से 1880 के दशक के बीच की है। उस समय बॉम्बे ब्रिटिश भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह, शहर और व्यापारिक केंद्र था। इस तस्वीर में उस दौर की सड़कों की झलक देखने को मिलती है, जहां लोग पारंपरिक भारतीय पोशाकों में नजर आते हैं। हाथ गाड़ियों, बैलगाड़ियों और घोड़ों का इस्तेमाल आम था और ब्रिटिश प्रभाव के कारण कुछ आधुनिक इमारतें और परिवहन के साधन भी विकसित हो रहे थे। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें भारतीय लोग एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की प्रतीक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर 1945 की है, जो ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्षों का दौर था, जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था और दूसरा विश्व युद्ध भी समाप्ति की ओर था। उस समय भारतीय रेलवे ब्रिटिश शासन के अधीन थी और ट्रेनें आम जनता के लिए एक प्रमुख परिवहन साधन थीं। यह फोटो प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ पारंपरिक भारतीय पोशाकों में पुरुषों और महिलाओं को दिखाती है। युद्ध और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव के कारण लोगों के चेहरे पर बेचैनी, उम्मीद या थकान के भाव दिख सकते हैं। यह तस्वीर भारत के औपनिवेशिक इतिहास और उस दौर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की एक झलक पेश कर सकती है। यह एक सड़क की तस्वीर है जो लगभग 1910 के आसपास बैंगलोर शहर में ली गई थी। यह उस समय का दौर था जब बैंगलोर ब्रिटिश शासन के अधीन था और अपनी सुंदर जलवायु, सैन्य छावनी और औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता था। लोग पारंपरिक दक्षिण भारतीय परिधानों में नजर आ रहे हैं, जिनमें पुरुष धोती या लुंगी और महिलाएं साड़ी पहने हुए हैं। यह 1954 में ली गई एक तस्वीर है जिसमें पुरानी दिल्ली की सड़कों का दृश्य दिखाया गया है। यह वह दौर था जब भारत को स्वतंत्र हुए कुछ ही साल हुए थे और देश नए सिरे से विकास की ओर बढ़ रहा था। पुरानी दिल्ली, जिसे पहले शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था, यह तस्वीर 1950 के दशक की दिल्ली के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो उस समय की जीवन शैली को बखूबी दर्शाती है। यह 1940 में ली गई एक तस्वीर है जिसमें भारत में भिखारियों का जीवन दिखाया गया है। यह दौर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का था, जब देश गरीबी, आर्थिक असमानता और सामाजिक संघर्षों से गुजर रहा था। उस समय भारत में भिक्षावृत्ति आम थी, खासकर शहरों और धार्मिक स्थलों के पास। तस्वीर में फटे पुराने कपड़ों में भूखे, कमजोर और थके हुए भिखारी नजर आ रहे हैं, जिनमें वृद्ध, विकलांग, महिलाएं और बच्चे शामिल हो हैं।
यह फोटो ब्रिटिश शासन की नीतियों, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव और देश की कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई सामाजिक समस्याओं को दिखाती है। यह भारत के उस कठिन दौर की झलक देती है जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आम जनता, विशेष रूप से गरीब तबका, बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा था। यह 1955 में भारत के एक गांव में ली गई एक लड़की की तस्वीर है। यह उस समय का दौर था जब भारत को स्वतंत्र हुए कुछ ही साल हुए थे और गांवों में पारंपरिक जीवन शैली प्रचलित थी। इस तस्वीर में एक ग्रामीण लड़की को दिखाया गया है जो सादे लेकिन पारंपरिक कपड़ों में है और उसके चेहरे पर मासूमियत और जिज्ञासा झलक रही है। ग्रामीण भारत में उस समय बुनियादी सुविधाओं की कमी थी, इसलिए तस्वीर में मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें नजर आ रही हैं। यह तस्वीर 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान हुए बड़े पैमाने पर पलायन को दिखाती है। इसमें महिलाएं छोटे बच्चों को गोद में लिए, पुरुष बैलगाड़ियों में परिवार और सामान के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में एक नदी और धूल भरी जमीन के साथ यह दृश्य ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है। चेहरों पर चिंता, थकान और अनिश्चितता उस समय के संघर्ष और पीड़ा को दिखाते हैं। लाखों लोग अपनी जन्मभूमि छोड़कर नई सीमाओं के भीतर या बाहर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकल पड़े थे। यह तस्वीर न केवल इतिहास का साक्षी है, बल्कि मानव पीड़ा और साहस की गहरी कहानी भी बयां करती है। यह फोटो भी 1947 के समय विभाजन की है। इसमें पलायन करने वालों की बैलगाड़ियों की लंबी कतार देखी जा सकती है। बैलगाड़ियों में बहुत सारा सामान भरा हुआ है और कुछ लोग पैदल बैलगाड़ियों के पीछे पीछे चल रहे हैं। यह फोटो उस जमाने के आम लोगों के परिवहन के साधनों को दर्शाती है। इस फोटो में आजादी के समय अपना घर बार छोड़कर लोग जा रहे हैं। लोग अपना सामान लेकर गधों पर बैठकर जा रहे हैं। कुछ लोग पैदल चल रहे हैं। एक आदमी धूप से बचने के लिए अपने सिर पर उल्टा बाल्टी रखे हुए है। एक औरत और छोटा बच्चा ऊंट पर बैठे हुए जा रहे हैं। आजादी के समय के इस फोटो में आप देख सकते हैं कि बहुत सी बैलगाड़ियां एक कतार में एक तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं और दूसरी तरफ उस समय की पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है। रास्ते पर काफी सारी धूल दिखाई दे रही है और कुछ लोग बैलगाड़ी के साथ साथ पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर उस समय के लोगों के घर छोड़ने के दर्द को बयां करती है। यह फोटो 1947 के पलायन को दिखाती है। इसमें एक बैलगाड़ी दिखाई गई है और शायद बैलगाड़ियों या बैलों की गिनती के लिए एक आदमी बैल के गर्दन के पास कोई निशान या मोहर बना रहा है। यह फोटो 1947 के विभाजन के दौरान की है। इसमें कुछ लोग अपने सामान के साथ गधों पर बैठे हुए हैं। एक पर 2 बच्चे दिख रहे हैं तथा दूसरे गधे पर एक औरत, एक छोटा बच्चा दिख रहा है। औरत गर्मी से बचने के लिए छाता लगाए हुए है। यह सभी शायद एक घास के मैदान में रुके हुए हैं जहां पर दोनों गधे घास चर रहे हैं। यह तस्वीर उस समय के लोगों की कठिन परिस्थितियों को दिखा रही है। यह तस्वीर भी 1947 के पलायन के समय की है। इसमें कुछ लोग अपना सामान लेकर पैदल ही अपना घर बार सब छोड़कर जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा आगे आगे पैदल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग नंगे पांव ही चलने को मजबूर हैं। इस फोटो को देखकर आप उस समय के लोगों की परेशानियों और परिस्थितियों का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कठिन था वह समय। यह फोटो भी 1947 के विभाजन के समय की है। इसमें एक वृद्ध आदमी को हाथ में रस्सी लिए देखा जा सकता है। इस फोटो में उस समय के लोगों की मजबूरियों को समझा जा सकता है। यह दर्दनाक तस्वीर भी 1947 के विभाजन के समय की है। इसमें एक इंसान बीमार, लाचार अवस्था में पड़ा हुआ है और एक डॉक्टर उसके मुंह में एक छोटे से लोहे के डिब्बे से पानी डाल रहा है। यह फोटो उस समय के हमारे देश के गरीबी के हालात को दर्शाता है। 1947 का विभाजन सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। इन तस्वीरों में छुपा दर्द हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास की ये घटनाएं केवल किताबों में दर्ज तथ्य नहीं हैं, बल्कि असल इंसानी संघर्ष की गाथाएं हैं। आज जब हम आजाद भारत में सांस लेते हैं तो हमें उन लाखों लोगों के बलिदान और साहस को याद रखना चाहिए, जिन्होंने अपनी माटी और पहचान खोकर भी नई शुरुआत की। यह ऐतिहासिक फोटो 1946 के भारत के एक दलित जाति के परिवार की जीवन शैली और सामाजिक स्थिति को दिखाता है। इसमें एक पिता को दिखाया गया है जो दलित समुदाय का सदस्य है और अपने बच्चों और पिता के साथ एक झोपड़ी में रहता है। यह झोपड़ी तमिलनाडु के पूडलूर गांव में स्थित है।
जो उस समय ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। फोटो में लग रहा है ये व्यक्ति अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि उस दौर में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव चरम पर था। यह तस्वीर भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की कठोर वास्तविकता को दिखाती है और इस समुदाय के संघर्षों और अस्तित्व की लड़ाई को सामने लाती है। यह तस्वीर 1946 के दौर में मुंबई के गरीब इलाकों में रहने वाले दलित समुदाय के जीवन की कठोर सच्चाई को दर्शाता है। इसमें एक भारतीय महिला को उसके छोटे बच्चे के साथ एक झोपड़ी के दरवाजे पर दिखाया गया है, जो चौलों में स्थित है। चौलें उस समय श्रमिक वर्ग और निम्न जाति के लोगों के लिए बनाए गए तंग और अस्वास्थ्यकर मकान थे, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। यह फोटो भारत में जातिगत भेदभाव और गरीबी की गहरी सच्चाई को दिखाती है, जहां दलित समुदाय के लोग समाज के हाशिए पर जीने को मजबूर थे। यह तस्वीर 1910 के दशक में भारत में गरीबी और भिक्षावृत्ति की स्थिति को दिखाता है। इसमें कुछ भारतीय भिखारियों को संगीत वाद्य यंत्र वेद और एक बच्चे के साथ दिखाया गया है, जो संभवतः आजीविका के लिए सड़कों पर गाना बजाना कर रहे हैं। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव तथा बेरोजगारी के कारण गरीब और वंचित समुदायों के लिए जीवन यापन कठिन था। ये भिखारी पारंपरिक या लोक संगीत के माध्यम से भीख मांगते थे, जो उस दौर में आम प्रथा थी। यह फोटो औपनिवेशिक भारत में समाज के निचले तबके के संघर्षों को दिखाती है, जहां जीवन यापन के सीमित साधनों के कारण गरीब लोग अपने बच्चों के साथ सड़कों पर भटकने को मजबूर थे। यह फोटो 1946 में भारत में आए भयानक अकाल की मार झेल रही एक गरीब ग्रामीण महिला और उसकी छोटी पोती की दुर्दशा को दर्शाता है। यह तस्वीर भूख से पीड़ित लोगों की दयनीय स्थिति को दिखाती है, जहां भोजन की भारी कमी के कारण उन्हें घोड़े का मांस पकाने और खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। घोड़े का मांस, जो आमतौर पर भारतीय भोजन का हिस्सा नहीं होता, इस बात को दर्शाता है कि हालात कितने विकट थे और लोगों को किसी भी तरह से अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह समय भारत के लिए कठिन दौर था, जब द्वितीय विश्व युद्ध और बंगाल के विनाशकारी अकाल 1943 के प्रभावों ने लाखों लोगों को भुखमरी की कगार पर ला दिया था। यह फोटो दक्षिण भारत के मथुरा, जो आज मदुरै के नाम से जाना जाता है, उसके एक गांव की साधारण लेकिन महत्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करता है। इसमें महिलाओं और बच्चों के एक समूह को दिखाया गया है, जो ग्रामीण जीवन की पारंपरिक दिनचर्या का प्रतीक था। मदुरै, जो तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है, अपने मंदिरों, लोक परंपराओं और जीवंत ग्रामीण जीवन के लिए प्रसिद्ध है। इस तस्वीर में महिलाएं घरेलू कार्यों में व्यस्त हैं, जबकि बच्चे खेलते या अपनी माताओं के साथ समय बिताते हुए दिख रहे हैं। यह दृश्य भारत के पारंपरिक ग्रामीण समाज में महिलाओं और बच्चों की भूमिका, उनकी सादगी भरी जीवन शैली और आपसी सामंजस्य को दिखाता है, जहां समुदाय का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यह एक पुराने समय की तस्वीर है, जिसमें एक भारतीय मां और उसका बच्चा दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर मातृत्व, स्नेह और पारंपरिक भारतीय परिवारों में मां बच्चे के गहरे संबंध को दिखाती है। पुरानी होने के कारण यह तस्वीर 19वीं या 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों की हो सकती है, जब भारत का समाज अधिक पारंपरिक था और महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू जीवन और बच्चों की देखभाल में लगी रहती थीं। मां की पोशाक, आभूषण और परिवेश से उस समय की सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों की झलक मिलती है। यह फोटो 1860 के दशक में पूर्वी बंगाल में धुनिया समुदाय के मुस्लिम सूती कपास छांटने वालों को दिखाता है। धुनिया पारंपरिक रूप से वह समुदाय था जो कच्चे कपास को साफ और तैयार करने का काम करता था, जिससे बाद में सूत बनाया जाता था। यह तस्वीर उन कारीगरों और उनके औजारों को दिखाती है, जिनका उपयोग वे कपास को हल्का और मुलायम बनाने के लिए करते थे। उस समय भारत में कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से हस्तकला पर निर्भर था और धुनिया समुदाय इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह फोटो एक ऐसे दृश्य को दिखाता है जिसमें एक स्नैक बेचने वाला व्यक्ति और एक लड़का शामिल है। यह तस्वीर किसी सड़क किनारे, बाजार या गांव के किसी कोने की है, जहां पारंपरिक स्नैक्स बेचे जा रहे हैं। स्नैक विक्रेता संभवतः स्थानीय व्यंजनों जैसे समोसे, पकौड़े, चना जोर गरम
या मिठाइयां बेच रहा है, जो भारतीय स्ट्रीट फूड संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह तस्वीर भारत के रोजमर्रा के जीवन, सड़क किनारे खाने पीने की परंपरा और आम लोगों की आजीविका को दर्शाती है, जो छोटी मोटी दुकानों या ठेलों के माध्यम से अपने परिवारों का पालन पोषण करते थे। यह तस्वीर 1928 में दार्जिलिंग के एक सड़क बाजार में अखरोट या अन्य सूखे मेवे बेचने वाली एक लेप्चा लड़की को दिखाती है। लेप्चा समुदाय दार्जिलिंग और सिक्किम के मूल निवासी हैं, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक वेशभूषा और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। यह तस्वीर उस समय के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को दर्शाती है, जहां आदिवासी समुदाय के लोग छोटे पैमाने पर व्यापार करके अपनी आजीविका चलाते थे। लड़की पारंपरिक लेपचा पोशाक पहने सड़क किनारे अपने ग्राहकों को सूखे मेवे बेचते हुए दिखाई दे रही है। यह तस्वीर उस दौर में भारत के पहाड़ी इलाकों में दैनिक जीवन, महिलाओं की मेहनत और स्थानीय बाजारों की जीवंतता को दिखाती है। यह फोटो 1928 में उदयपुर के एक सड़क किनारे काम करने वाले पारंपरिक साहूकार या स्थानीय वित्तीय लेन देन करने वाले व्यक्ति को दिखाता है। उस समय भारत में बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह विकसित नहीं थी और आम लोग, विशेष रूप से व्यापारी, किसान और श्रमिक, वित्तीय जरूरतों के लिए इन सड़क किनारे बैठने वाले साहूकारों या महाजनों पर निर्भर रहते थे। यह व्यक्ति संभवतः पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में हाथ में बही खाता लिए हुए दिखाई दे रहा है, जो तत्काल ऋण, सोने चांदी की लेन देन या धन विनिमय जैसी सेवाएं प्रदान करता था। यह तस्वीर तत्कालीन भारत के पारंपरिक आर्थिक तंत्र, स्थानीय व्यापार की कार्य प्रणाली और उस दौर के समाज में वित्तीय गतिविधियों की झलक प्रस्तुत करती है। यह फोटो 1870 के दशक में राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित प्रसिद्ध हवा महल को दिखाता है। हवा महल, जिसे पैलेस ऑफ द विंड्स भी कहा जाता है, 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था और इसे प्रसिद्ध वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। इस महल की खासियत इसकी झरने जैसी बनी 5 मंजिला संरचना और जालीदार खिड़कियां हैं, जो महल के अंदर ठंडी हवा के प्रवाह को बनाए रखती हैं और शाही महिलाओं को बिना देखे बाहरी दुनिया को देखने की अनुमति देती थीं। 1870 के दशक की यह तस्वीर उस समय के जयपुर के स्थापत्य सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर और शहर के राजसी वैभव को दिखाती है, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। यह तस्वीर न केवल राजस्थान की समृद्ध संस्कृति को दिखाती है, बल्कि उस दौर में फोटो खींचने की तकनीक और ऐतिहासिक इमारतों के दस्तावेजीकरण की प्रवृत्ति को भी दिखाती है। इस फोटो में असम की पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं को चाय की पत्तियां तोड़ते हुए दिखाया गया है। असम, जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाली चाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ब्रिटिश शासन के दौरान चाय उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बना। इस फोटो में स्थानीय असमिया महिलाएं संभवतः मेखला चादर या साधारण कामकाजी पोशाक पहने हुए दिखती हैं, जो सिर पर कपड़ा बांधकर चाय बागानों में मेहनत से काम कर रही हैं। उनके पास टोकरी है जिसमें वे ताजी चाय की पत्तियां इकट्ठा कर रही हैं। यह तस्वीर असम के चाय बागानों की मेहनतकश महिलाओं की जीवन शैली, चाय उद्योग में उनके योगदान और उस समय के सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश को दर्शाती है, जब चाय उत्पादन मुख्य रूप से श्रमिकों की कड़ी मेहनत पर निर्भर था। इस तस्वीर में असम में पारंपरिक वेशभूषा में सजे पुरुषों को चाय की बोरियां बांस से बनी नावों पर लादते हुए दिखाया गया है। असम, जो अपनी चाय के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, ब्रिटिश काल के दौरान चाय उत्पादन और निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। इस तस्वीर में असमिया पुरुष धोती कुर्ता या पारंपरिक वस्त्र पहने हुए हैं और हाथ से चाय की भारी बोरियां नावों पर चढ़ा रहे हैं, जिससे इन्हें नदियों के माध्यम से आगे के बाजारों या बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। चूंकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां परिवहन के मुख्य साधन थीं, इसलिए बांस की नावें चाय व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। यह तस्वीर न केवल असम के चाय उद्योग में श्रमिकों की भूमिका को दिखाती है, बल्कि उस समय के पारंपरिक परिवहन साधनों और व्यापारिक गतिविधियों की झलक भी प्रस्तुत करती है। इस फोटो में असम में पारंपरिक वेशभूषा में सजे पुरुषों को हाथियों और बैलगाड़ियों की सहायता से चाय परिवहन करते हुए दिखाया गया है। असम, जो अपनी चाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है, उस समय आधुनिक परिवहन सुविधाएं सीमित थीं, इसलिए चाय के भारी बोरे और लकड़ी के बक्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हाथियों और बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था।
हाथी बड़े और कठिन रास्तों पर भारी सामान ढोने के लिए आदर्श माने जाते थे, जबकि बैलगाड़ियां समतल रास्तों पर चाय बागानों से गोदामों या बंदरगाहों तक चाय पहुंचाने के लिए उपयोग होती थीं। यह तस्वीर न केवल असम के चाय व्यापार में श्रमिकों और पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है, बल्कि उस दौर के पारंपरिक परिवहन साधनों और श्रम साध्य व्यापारिक प्रक्रियाओं की झलक भी प्रस्तुत करती है। यह फोटो 1868 में शिमला के एक दृश्य को दिखाता है, जिसे प्रसिद्ध ब्रिटिश फोटोग्राफर सैमुअल बोर्न ने कैद किया था। इस तस्वीर में एक ब्रिटिश महिला को एक पालकी में बैठा दिखाया गया है, जो उस समय उच्च वर्गीय महिलाओं के लिए परिवहन का प्रमुख साधन था। एक ब्रिटिश पुरुष भी वहां मौजूद है, जो संभवतः एक अधिकारी या व्यापारी हो सकता है। साथ ही कुछ स्थानीय भारतीय लोग भी एक दुकान के बाहर खड़े दिखाई देते हैं, जो उस समय ब्रिटिश शासन में भारतीयों और अंग्रेजों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर को दिखाता है। यह दृश्य शिमला की मॉल रोड का है, जो ब्रिटिश काल में एक प्रमुख व्यावसायिक और सामाजिक केंद्र था। यह फोटो 1940 में महात्मा गांधी की शिमला यात्रा के एक महत्वपूर्ण क्षण को दिखाता है। इस तस्वीर में गांधी जी एक रिक्शा में बैठकर भारत के तत्कालीन वायसराय विक्टर होप मार्क्वेस ऑफ लिनलिथगो से मिलने पहुंचे हैं। उनके आगमन पर लोगों की एक बड़ी भीड़ उन्हें देखने और उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठी हो गई। यह दृश्य ब्रिटिश भारत के उस दौर को दर्शाता है जब गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व में थे और उनकी हर यात्रा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती थी। शिमला, जो ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, अक्सर महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं और निर्णयों का केंद्र रहा। इस तस्वीर से यह भी स्पष्ट होता है कि गांधी जी, जो सादगी और अहिंसा के प्रतीक थे, ब्रिटिश शासकों से मिलने के लिए भी पारंपरिक भारतीय साधनों जैसे रिक्शा का उपयोग करते थे, जिससे उनकी विनम्रता और भारतीय जनता से उनका गहरा जुड़ाव झलकता है। यह तस्वीर 1945 में महात्मा गांधी के शिमला आगमन को दिखाती है। यह वह समय था जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था और ब्रिटिश सरकार के साथ राजनीतिक वार्ताएं हो रही थीं। गांधी जी का शिमला दौरा संभवतः शिमला सम्मेलन से जुड़ा था, जो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवल द्वारा भारत में एक नई कार्यकारी परिषद के गठन पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। गांधी जी के शिमला पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने, चलने और समर्थन देने के लिए एकत्र हुए थे। उनकी सादगी और प्रभावशाली उपस्थिति ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता की एकता और संघर्ष का प्रतीक बनी हुई थी। यह तस्वीर गांधी जी के राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रभाव को दिखाती है। जहां वे ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत के लिए आए, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से पूरे शहर में उत्साह और राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई होगी। यह फोटो 1860 के दशक में शिमला और उसके आसपास के प्राकृतिक परिदृश्य को दिखाता है। यह वह समय था जब शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुका था और अंग्रेजों ने यहाँ कई प्रशासनिक और आवासीय इमारतें बनवाई थीं। इस तस्वीर में हिमालय की हरी भरी घाटियां, घने देवदार और चीड़ के जंगल, ऊंची पहाड़ियां और कहीं कहीं बर्फ से ढके शिखर नजर आ रहे हैं। उस दौर में शिमला अपेक्षाकृत कम विकसित था और इसकी प्राकृतिक सुंदरता तथा शुद्ध जलवायु अंग्रेजों को आकर्षित करती थी। यह तस्वीर न केवल 19वीं शताब्दी के शिमला की भौगोलिक विशेषताओं को दिखाती है, बल्कि उस समय के औपनिवेशिक भारत में पहाड़ी क्षेत्रों के महत्व को भी दिखाती है। यह फोटो 1946 के बॉम्बे की सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को दर्शाता है। इस तस्वीर में एक भारतीय महिला को नल से पानी पीते हुए दिखाया गया है, जो शहर के गरीब इलाकों में रहने वाले वंचित वर्गों की कठिनाइयों को दिखाता है। इन इलाकों में स्वच्छ पानी, उचित आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव आम बात थी। 1946 का समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण था, लेकिन सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव अभी भी गहरी जड़ें जमाए हुए थे। यह तस्वीर न केवल शहरी गरीबी और संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक असमानता की एक कड़वी सच्चाई को भी दिखाती है, जिससे लाखों लोग उस दौर में जूझ रहे थे। 1968 में दक्षिण भारत के कत्तूर गांव का एक किसान धान साफ करते हुए यह तस्वीर उस समय के ग्रामीण जीवन का एक सजीव चित्रण करती है। यह दृश्य गांव के साधारण लेकिन मेहनतकश जीवन को दर्शाता है, जहां किसान खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। किसान धोती और अंगोछा पहने हुए एक बड़े बांस की टोकरी या सूप का उपयोग कर धान से भूसा अलग कर रहा है।
ये प्रक्रिया हवा की सहायता से की जाती थी, जिसे स्थानीय भाषा में फटकना कहते थे। ये तस्वीर उस युग की कृषि और सामुदायिक जीवन की झलक देती है, जब हर घर अपने भोजन की जरूरतें खुद पूरी करता था और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीता था। एक पुरानी तस्वीर जिसमें भारतीय महिलाएं और लड़कियां पानी भरते हुए दिखाई दे रही हैं, यह उस दौर के ग्रामीण जीवन का एक मार्मिक चित्रण है। यह दृश्य संभवतः किसी गांव के कुएं या तालाब का है, जहां महिलाएं सिर पर घड़े या मटके रखकर पानी भरने के लिए कतार में खड़ी हैं। उनकी साड़ियां पारंपरिक अंदाज में पहनी गई हैं और उनके गहने उनके सांस्कृतिक पहचान को दिखाते हैं। कुछ महिलाएं पानी खींच रही हैं, जबकि अन्य इंतजार कर रही हैं। यह तस्वीर न केवल उनकी दिनचर्या की झलक देती है, बल्कि उस समय महिलाओं की सामुदायिकता और परिश्रम की भावना को भी दर्शाती है, जब पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए भी मेहनत और संयम की जरूरत होती थी। यह 1910 के दशक की एक भारतीय गांव की तस्वीर है। यह तस्वीर संभवतः एक साधारण गांव की मिट्टी और लकड़ी के घरों को दिखाती है, जिनकी छतें फूस से बनी हैं। गांव की गलियां कच्ची और धूल भरी हैं और चारों ओर खेत और बगीचे नजर आते हैं। स्थानीय लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपने पारंपरिक पहनावे में दिखाई दे रहे हैं। 1870 के दशक में दक्षिण भारत के ग्रामीण लोगों की झोपड़ियों के सामने खींची गई यह तस्वीर उस समय के समाज और जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस तस्वीर में मिट्टी और घास फूस से बनी झोपड़ियां दिखाई दे रही हैं, जिनकी बनावट स्थानीय संसाधनों और जलवायु के अनुकूल है। झोपड़ियों के सामने खड़े ग्रामीण लोग पारंपरिक वस्त्र पहने हुए हैं, पुरुष धोती और अंगोछा, जबकि महिलाएं साड़ी या साधारण कपड़ों में हैं। बच्चों के चेहरे पर मासूमियत और बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर जीवन के संघर्षों की झलक साफ दिखाई देती है। यह तस्वीर न केवल उस समय के ग्रामीण भारत की झलक देती है, बल्कि सामाजिक संरचना, संस्कृति और जीवन जीने के तरीकों को भी प्रदर्शित करती है। 1860 में ग्रामीण बंगाल के एक तालाब के आसपास का दृश्य उस समय के गांव की जीवन शैली और प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत चित्रण है। यह तालाब गांव का केंद्र बिंदु है, जहां लोग पानी भरने, कपड़े धोने, नहाने और सामाजिक मेलजोल के लिए आते थे। तालाब के किनारे बड़े बड़े पेड़ हैं जो छाया प्रदान करते हैं और उनके नीचे कुछ लोग बातचीत करते या विश्राम करते हुए नजर आते हैं। महिलाएं पारंपरिक बंगाली साड़ी में सिर पर पानी के घड़े लिए तालाब से पानी भरती दिखती हैं। यह तस्वीर है 1865 के बंगाल के एक गांव की। यह दृश्य उस समय की ग्रामीण भारत की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। इस तस्वीर में एक शांत गांव दिखाया गया है, जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई है। मिट्टी और फूस से बने घरों के पास छोटे बगीचे या खेत नजर आते हैं। गांव की कच्ची पगडंडियां पेड़ों से घिरी हुई हैं और कुछ ग्रामीण अपनी दिनचर्या में व्यस्त दिखाई देते हैं। यह 1863 में सैमुअल बॉन्ड द्वारा खींची गई बंगाल के एक गांव की तस्वीर ग्रामीण जीवन की एक सजीव झलक प्रस्तुत करती है। इस चित्र में गांव के लोग अपनी झोपड़ियों के बाहर खड़े हैं, जो घास और फूस से बनी हैं और जिनकी छतें स्थानीय संसाधनों से निर्मित हैं। कुछ महिलाएं और पुरुष पारंपरिक भारतीय कपड़ों में दिखाई देते हैं, जैसे महिलाएं साड़ी पहने हुए हैं, जबकि पुरुष धोती और अंगोछा में हैं। सड़क के किनारे एक बैलगाड़ी खड़ी है, जो उस समय के ग्रामीण परिवहन का प्रमुख साधन था। बैलगाड़ी के पास कुछ लोग खड़े हैं, जो संभवतः सामान लौट कर रहे हैं या यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह तस्वीर बंगाल के ग्रामीण जीवन की सादगी, मेहनत और परंपरा को उजागर करती है, जो उस समय के भारतीय समाज की असली पहचान थी। 1860 के दशक में भारत के एक गांव की सड़क का दृश्य उस समय के ग्रामीण जीवन और परिवहन का एक दिलचस्प नजारा है। इस तस्वीर में एक संकरी कच्ची सड़क नजर आती है, जो ग्रामीणों की दिनचर्या का केंद्र बिंदु है। सड़क के किनारे कुछ मिट्टी के घर और खेत दिखाई देते हैं, जिनकी छतें साधारण फूस या घास से बनी हैं। रास्ते पर लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। यह फोटो है 1865 की। इस तस्वीर में एक साधारण गांव के दृश्य को दर्शाया गया है, जिसमें कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और घास फूस से बनी छतें दिखाई देती हैं। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं। यह फोटो लगभग 1860 के दशक में भारत के एक गांव के दृश्य को दिखाता है। यह उस समय के ग्रामीण जीवन और समाज की एक सजीव झलक प्रस्तुत करता है। इस तस्वीर में पुरुष और महिलाएं विभिन्न कार्यों में व्यस्त दिखाई देते हैं।
लगभग 1860 के दशक में बंगाल के कासिमपुर गांव का दृश्य उस समय के ग्रामीण जीवन का एक ऐतिहासिक चित्रण प्रस्तुत करता है। इस तस्वीर में कासिमपुर गांव की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाया गया है, जहां छोटे छोटे मिट्टी के घर, घास फूस से बनी छतें और कच्ची पगडंडियां नजर आती हैं। यह फोटो है 1902 की। इस फोटो में महिलाएं पारंपरिक भारतीय वस्त्रों में, जैसे कि साड़ी और ओढ़नी पहने हुए, अपनी दिनचर्या में व्यस्त दिखाई देती हैं। ये महिलाएं आमतौर पर पानी भरने, घर के कामकाजी कार्यों को संभालने या खेतों में काम करने जैसी गतिविधियों में शामिल होती थीं। कुछ महिलाएं अपने सिर पर मटका या घड़ा उठाए दिखती हैं, जो उस समय के ग्रामीण जीवन में पानी भरने का एक सामान्य तरीका था। 1957 में राजस्थान के ग्रामीण कृषि जीवन को दर्शाने वाली तस्वीर उस समय के भारतीय किसानों की कड़ी मेहनत और उनके कृषि कार्यों की झलक प्रदान करती है। इस चित्र में एक किसान खेतों में हल चला रहा है, जिसके साथ बैल जुते हुए हैं, जो उस समय के पारंपरिक कृषि उपकरणों का उपयोग दर्शाता है। राजस्थान की कठोर जलवायु और भूमि को देखते हुए यह दृश्य कृषि की मेहनत और त्याग को दर्शाता है। आसपास के खेतों में फसल की बुआई या कटाई हो रही होती है और ग्रामीण महिलाएं भी खेतों में कार्य करने में लगी हैं। यह तस्वीर राजस्थान के ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों, खेती पर निर्भरता और किसानों की कठिन मेहनत को दिखाती हैं। 1880 के दशक के इस फोटो में किसान बैल को जोड़कर खेतों में हल चला रहे हैं, जो उस समय की पारंपरिक कृषि विधि को प्रदर्शित करता है। बैलों के सहारे खेत जोतने की यह प्रक्रिया भारतीय गांवों में आम थी, जहां बैल कृषि कार्यों में अहम भूमिका निभाते थे। किसान धीरे धीरे हल को खेतों में घुमा रहे हैं ताकि मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सके और अगली फसल के लिए भूमि तैयार की जा सके। 1880 के दशक में बंगाल के एक गांव के लोगों का एक दृश्य, जिसमें लोग एक साथ बैठकर काम कर रहे हैं, उस समय के सामूहिक जीवन और श्रम के महत्व को दर्शाता है। इस तस्वीर में पुरुष और महिलाएं एकत्रित होकर कुछ सामूहिक कार्य कर रहे हैं। महिलाएं पारंपरिक बंगाली वस्त्रों में, जैसे कि साड़ी और ओढ़नी, और पुरुष स्थानीय परिधान में दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य ग्रामीण समुदाय की सामूहिकता और सहयोग को दिखाता है, जहां लोग मिलजुल कर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते थे। 1880 के दशक में भारत के एक गांव के ग्रामीणों का समूह उस समय के ग्रामीण समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को दर्शाता है। इस तस्वीर में पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक साथ खड़े हैं, जो संभवतः किसी विशेष अवसर के लिए एकत्रित हुए हैं। महिलाएं पारंपरिक भारतीय वस्त्रों में, जैसे साड़ी और ओढ़नी, और पुरुष स्थानीय परिधान में दिखाई दे रहे हैं, जो उस समय के फैशन और संस्कृति का परिचय देते हैं। यह तस्वीर भारतीय गांवों की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था और सामूहिकता को दर्शाती है, जहां लोग अपने छोटे से समुदाय में एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन यापन करते थे। 1900 के दशक में खींची गई इस तस्वीर में कुछ पुरुष गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य उस समय के ग्रामीण परिवेश की सादगी को दर्शाता है, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गांव की गलियों में चलकर काम पर जाते थे या आपस में बातचीत करते थे। इस तस्वीर में न केवल उस समय के भारतीय पुरुषों की जीवन शैली और परिधान को दर्शाया गया है, बल्कि उनके आपसी संबंधों और पारंपरिक संस्कृति का भी बखूबी चित्रण किया गया है। यह तस्वीर 1860 के दशक में पूर्वी बंगाल की है। इसमें मुस्लिम हुक्का निर्माताओं को दिखाया गया है, जो नारियल के खोल से हुक्का बनाने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यह तस्वीर 1860 के दशक के पूर्वी बंगाल की है, जिसमें एक सड़क व्यापारी पारंपरिक तराजू से सामान तोलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारी ने धोती पहनी हुई है, जो उस समय की सामान्य पोशाक थी, और वह संभवतः फल, मेवे या अन्य स्थानीय उत्पाद बेच रहा है। तराजू, जो सटीक माप के लिए उपयोग होती थी, उस समय ग्रामीण और शहरी व्यापार का मुख्य उपकरण था। यह तस्वीर 1860 के दशक के पूर्वी बंगाल की है, जिसमें 5 शंखरी, शंख काटने और चूड़ियां बनाने वाले कारीगर दिखाई दे रहे हैं। शंखरी आमतौर पर भगवान विष्णु या कृष्ण के अनुयायी होते थे और शाकाहारी जीवन शैली अपनाते थे। ये कारीगर हिंदू महिलाओं के लिए शंख की चूड़ियां बनाते थे, जिनमें उपयोग होने वाले शंख मुख्य रूप से मन्नार की खाड़ी से आयात किए जाते थे। यह एक पारंपरिक पेशा था, जिसका उल्लेख लिखित इतिहास में 10वीं शताब्दी से मिलता है। यह तस्वीर 1860 के आसपास पूर्वी बंगाल की है,
जिसमें एक अनजान जाति के पुरुषों का एक समूह दिखाई दे रहा है। वे सभी सूखी घास के ढेर के पास खड़े या बैठे हुए हैं और उनके शरीर पर केवल साधारण कपड़े हैं जो उस समय की ग्रामीण सादगी और गरीबी को दर्शाता है। यह तस्वीर 1860 के दशक के पूर्वी बंगाल की है, जिसमें चमड़े के कारीगरों का एक समूह उनके काम में उपयोग होने वाले औजारों के साथ पोज देते हुए दिखाया गया है। ये कारीगर उस समय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए चमड़े के उत्पाद जैसे जूते, बैग, बेल्ट और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा थीं। तस्वीर उनके पारंपरिक औजारों और कारीगरी की झलक प्रस्तुत करती है, जो उनकी कला, मेहनत और कौशल का प्रतीक है। यह तस्वीर 1860 के दशक के पूर्वी बंगाल की है, जिसमें 3 सुनार अपने पारंपरिक औजारों के साथ पोज देते हुए दिखाए गए हैं। ये स्वर्णकार उस समय के कुशल कारीगर थे, जो सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं को गहनों और अन्य सुंदर वस्तुओं में बदलते थे। तस्वीर उनके औजारों और कार्यशैली को दर्शाती है, जिसमें हथौड़ी, चिमटी और अन्य बारीक औजार शामिल होते थे, जिनसे वे धातु को आकार देते और नक्काशी करते थे। यह तस्वीर 1860 के दशक के पूर्वी बंगाल की है, जिसमें 9 सपेरे अपने पारंपरिक औजारों के साथ पोज देते हुए दिखाए गए हैं। इन सपेरों के पास उनकी विशिष्ट बीन टोकरी और बोरे हैं, जिनमें सांप रखे जाते थे। यह तस्वीर उस समय के सपेरों की जीवन शैली और उनकी कला को दर्शाती है, जो न केवल मनोरंजन का माध्यम थी, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का भी एक हिस्सा थी। सपेरे अपने संगीत और कौशल के जरिए सांपों को नियंत्रित करने के लिए प्रसिद्ध थे, और उनका यह कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। सांपों को पकड़ने, पालने और उनका प्रदर्शन करने की यह परंपरा उस समय की लोक कला और ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यह तस्वीर न केवल सपेरों के साहस और कौशल को दर्शाती है, बल्कि उनके जीवन के संघर्ष और सांस्कृतिक धरोहर की कहानी भी बयां करती है। यह तस्वीर 1860 के दशक की है। इसमें श्रीलंका के चटाई बुनकरों को दिखाया गया है। इस तस्वीर में चटाई बुनाई के पारंपरिक शिल्प को प्रदर्शित किया गया है, जो उस समय के स्थानीय लोगों की आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चटाई बुनने का यह काम मुख्य रूप से हाथों और साधारण उपकरणों की मदद से किया जाता था। बुनाई के लिए नारियल के रेशे, पत्ते और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता था, जो स्थानीय पर्यावरण में आसानी से उपलब्ध थे। यह तस्वीर 1860 के दशक के पूर्वी बंगाल के 2 बुनकरों के विषय में वर्णन करती है, जो एक खुले मिट्टी की दीवारों वाले घर में करघे लूम पर काम कर रहे हैं। यह दृश्य उस समय की ग्रामीण जीवन शैली और पारंपरिक कुटीर उद्योग की झलक प्रस्तुत करता है। करघा बुनाई उस युग में एक महत्वपूर्ण शिल्प था, जिसे मुख्य रूप से कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। बुनकरों का यह काम हाथ से संचालित करघों के माध्यम से किया जाता था, जो कपास या रेशम के धागों को बड़ी मेहनत और कुशलता से कपड़े में बदलते थे। यह फोटो 1880 के दशक के आसपास मछली पकड़ने वाली नावों के विषय में बताता है। यह तस्वीर उस समय के भारतीय मछुआरों की पारंपरिक जीवन शैली और मछली पकड़ने के तरीकों को उजागर करती है। इन नावों को स्थानीय कारीगरों द्वारा हाथ से बनाया जाता था और ये लकड़ी से तैयार की जाती थीं, जो जल में स्थिरता और भार सहने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थीं। मछुआरे इन नावों का उपयोग समुद्र, नदियों या झीलों में मछली पकड़ने के लिए करते थे, और इनमें जाल, डंडे और अन्य पारंपरिक उपकरण रखे जाते थे। यह फोटो 1928 में हैदराबाद, सिंध के एक जौहरी की दुकान के बारे में वर्णन करता है। यह तस्वीर उस समय के जौहरी के जीवन और उनके व्यवसाय को दर्शाती है। दुकान में जौहरी पारंपरिक तरीके से सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं के गहने बनाने और बेचने का कार्य करता था। उनके पास नक्काशी, आभूषणों की डिजाइनिंग और पत्थरों को तराशने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार और उपकरण होते थे। दुकान आमतौर पर छोटे आकार की होती थी, जिसमें लकड़ी की अलमारियां और काउंटर होते थे, जहां गहने प्रदर्शन के लिए रखे जाते थे। यह तस्वीर 1880 के दशक के दौरान भूटिया समुदाय के उन लोगों को दिखाती है जो डांडी या पालकी उठाने का कार्य करते थे। डांडी एक प्रकार की ले जाने वाली कुर्सी होती थी, जिसे मुख्य रूप से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में यात्रा के लिए उपयोग किया जाता था।
इसे लकड़ी के फ्रेम से बनाया जाता था और कपड़े या अन्य सामग्री से सजाया जाता था। ये फोटो है सन 1946 की एक शादी की, जिसमें दुल्हन के घर में कुछ लोग एक बड़े बर्तन में खुली आग पर लड्डू, एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई, बना रहे हैं। यह शादी की दावत की तैयारी का हिस्सा था। इस फोटो में सन 1860 के दशक में पूर्वी बंगाल में मुस्लिम कारीगर नारियल के गोले से हुक्के बनाने की विभिन्न प्रक्रियाओं को दिखाते हुए एक पंक्ति में खड़े हैं। इस फोटो में सन 1860 के दशक में पूर्वी बंगाल में सोने के आभूषण बनाने वाले 3 कारीगर अपने औजारों के साथ एक साथ बैठे हुए हैं। सन 1860 के दशक के आसपास के भारत में घरेलू काम करने वाले स्थानीय लोगों का समूह 1920 के दशक में सहारनपुर की 400 साल पुरानी लकड़ी नक्काशी परंपरा। वर्तमान में लगभग 7 लाख लोग लकड़ी नक्काशी उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इस फोटो में सन 1950 के दशक में आगरा के पास यमुना नदी में एक नाविक अपनी नाव को एकल चप्पू से चला रहा है। ताजमहल की शानदार पृष्ठभूमि में यह नजारा और भी खूबसूरत लग रहा है। सन 1870 में दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल कुछ ऐसा दिखता था। कलकत्ता के नाई सन 1908 में अपना काम करते हुए इस फोटो में सन 1939 में आगरा के ताजमहल के पास सांपों को बांसुरी की धुन पर नचाते सांप वाले। तो दोस्तों, अगर ये सफर आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। हम इसी तरह आपको अतीत की अनदेखी कहानियों और तस्वीरों से जोड़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।